नमस्कार दोस्तों, विकास शर्मा मैथ्स पे आप सभी का स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रेलवे ग्रुप डी के 27 नवंबर की सेकंड शिफ्ट के मैथ के सभी सवालों का सॉल्यूशन। यदि आप रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो तो आप इस क्लास को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि रेलवे अपने एग्जामों में लगभग सेम पैटर्न से ही सवाल पूछता है। तो अब हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि जो एचसीएफ है वो 23 है और जो संख्याएं हैं उनका योग 161 है। इन संख्याओं का संभावित जोड़ा आपको बताना है कि कितने जोड़े बन सकते हैं। तो एचसीएफ 23 है तो संख्याएं क्या हो सकती है? संख्याएं वे होगी जिनमें 23 का भाग जा सके। 23x और 23y। एक मिनट, पेन को मोटा कर लेते हैं। 23x और 23y है और उनका योग क्या दे रखा है? 161 दे रखा है। तो इनको क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। इक्वल कितना हो गया? 161। तो 23x प्लस वाई इक्वल कितना हो गया? 161। 161 से 23 से 161 को कैंसिल करके कितनी बार जाएगा? ये जाएगा 7 बार जाएगा। तो x प्लस वाई इक्वल क्या हो गया अपने पास? 7 आ गया है। तो x और y के कितने जोड़े संभावित हो सकते हैं? तो जोड़े में क्या लेना अपन को? इनके प्राइम नंबर लेने हैं जो एक दूसरे के को प्राइम हो, सह अभाज्य संख्या हो। कितना होना चाहिए? ये क्या है? एक मिनट, x प्लस वाई। तो यहाँ x प्लस वाई इक्वल कितने हैं? 7 है। तो यहाँ हम क्या कर लेते हैं? क्या करेंगे? x को क्या मान लेते हैं? 1 मान लेते हैं। y को क्या मान लेंगे? 6। यह क्या कर लेंगे? x को 2 मान लो तो y को 5। x को क्या मान लेंगे? 3 मान लेंगे तो y को क्या मान लेंगे? 4 मान लेंगे। आगे क्या होगी? संख्याएं रिपीट हो जाएगी। तो अपने पास कितने जोड़े बने हैं? 3 जोड़े बने हैं। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। क्लियर है? ये सवाल आप सभी लोगों के समझ में आ गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने। इस सवाल को खुद से सोल्व करने की कोशिश करो। इस सवाल को नहीं, हर एक सवाल को पहले आप खुद से सोल्व करने की कोशिश करें, उसके बाद में ही मेरा सॉल्यूशन देखें। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि कल या एक दिन पहले ग्रुप डी का रिजल्ट आ गया है। जो ग्रुप डी 2024 की थी उसका रिजल्ट आ गया है। तो आपने देखा होगा कट ऑफ बहुत हाई गई है। तो आप लोगों को भी और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। मैं आपको एक बार कट ऑफ बता देता हूँ कि क्या क्या कट ऑफ किस किस जोन से गई है। एक मिनट, ये आपके सामने है जो पीईटी के लिए क्वालिफाई हुए हैं। तो जो यहाँ पे देख रहे होंगे आप, कोलकाता देख रहे होंगे। कोलकाता की यूआर की कट ऑफ गई है 80.22, अजमेर की 79.70 और पटना की गई है 78.45, प्रयागराज की 78.13। ऐसे आप देख रहे होंगे कि ये कट ऑफ यूआर की गई है। यहाँ देख रहे होंगे यहाँ पे एससी की गई है, यहाँ पे एसटी की गई है और यहाँ पे ओबीसी और यहाँ पर ईडब्ल्यूएस गई है। तो ये जो कट ऑफ है वो आपके सामने है, वो ग्रुप डी 2024 की कट ऑफ है। तो जो 2025 वाली कट ऑफ वो है, ग्रुप डी है जो 2026 में लगेगी, उसकी कट ऑफ तो और ज़्यादा जाएगी क्योंकि वैकेंसी कम है। पहले 32,000 थी तो इस बार 22,000 ही है, तो कट ऑफ ज़्यादा जाएगी। तो आपको आपकी जो तैयारी है उसको आपको और ज़्यादा करना है, और ज़्यादा पुस्ट करना है, जिससे आपके अच्छे नंबर आ सके। और जो भी कैंडिडेट ग्रुप डी में पास हुआ है उसकी पीईटी का जो संभावित डेट है वो लास्ट जुलाई के वीक में, जो लास्ट वीक है जुलाई का, उसके अंदर होगा। तो आपको यानी कि पीईटी की तैयारी भी करते रहते, और जिसका नहीं हुआ है वो अगली ग्रुप डी की तैयारी करे हमारे साथ। ठीक है, अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। एक मिनट,
क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि दो ट्रकों की चाल का अनुपात 7:4 है। तेज चाल वाले ट्रक द्वारा 196 किलोमीटर की दूरी तय करने में लिया गया समय दूसरे ट्रक से 7 घंटे कम है। धीमी चाल वाले ट्रक की चाल आपको बतानी है। ठीक है, कल के ही वीडियो, जो इससे पहले का जो वीडियो था, उसमें हमने सीखा था कि दूरी कैसे निकाली जाती है। दूरी निकाली जाएगी स्पीड इनटू टाइम से। दूरी इक्वल होता है स्पीड इनटू टाइम होता है। आज हम सीखेंगे, अगर हमारे पास जो ये दूरी दे रखी है, एक बार पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। ये अगर ये दूरी दे रखी है, वो अगर अपने पास क्या हो, कांस्टेंट हो, क्या हो, कांस्टेंट हो, तो क्या करें। जब दूरी अपने पास कांस्टेंट हो तो जो स्पीड का रेशो होता है वो जस्ट उल्टा रहता है टाइम के। तो यह दे रखा है कि अपने पास दूरी कांस्टेंट हो तो क्या हो जाएगा, स्पीड समानुपाती होगा 1/टाइम के। तो इसका मतलब क्या है, अगर यहाँ पे टाइम ज़्यादा होगा तो स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर टाइम कम है तो स्पीड बढ़ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ आप देखो कि हमारे पास दूरी कांस्टेंट है और जो स्पीड है उसका रेशो अपने पास है 5:4 है। तो अभी मैंने बताया था कि अगर दूरी कांस्टेंट हो तो जो स्पीड का रेशो होगा जस्ट उसका उल्टा हो जाएगा टाइम का रेशो, 4:5। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए और ये याद रखनी है। अगर ये चीज़ आपको याद है तो इस सवाल को आप बहुत ही जल्द सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ आप नोट कर लीजिए। यदि दूरी कांस्टेंट हो तो अगर जो रेशो स्पीड का है उसका उल्टा होगा किसका, टाइम का रेशो। या फिर यह कह सकते हो, अगर दूरी कांस्टेंट है तो स्पीड समानुपाती होती है 1/समय के। या फिर यह कह सकते हो कि जो स्पीड है, चाल है, वो व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके, समय के। ठीक है, आगे हम क्वेश्चन को करते हैं। पहले इसको मिटा देते हैं। अब क्वेश्चन में आपको दे रखा है जो स्पीड है उसका रेशो दे रखा है 7:4 दे रखा है स्पीड का रेशो। तो टाइम का रेशो क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो दूरी है वो कांस्टेंट दे रखी है 196 किलोमीटर। ठीक है, तो टाइम का रेशो अपने पास आ जाएगा 4:7। ठीक है, ये अपने पास टाइम का रेशो आ गया। और क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि जो दूसरा ट्रक है वो जो पहला ट्रक है दूसरे ट्रक से क्या करता है, 7 घंटे कम लेता है। और यहाँ ले कितना रहा है, 3 यूनिट कम ले रहा है। तो 3 यूनिट की वैल्यू अपने पास दे रखी है 7, तो एक की वैल्यू क्या हो जाएगी अपने पास, 7/3 हो जाएगी। ठीक है, तो कल ही मैंने बताया था कि अगर आपको क्या निकालना हो, चाल निकालना हो, तो आपके पास क्या क्या होना चाहिए, दूरी होना चाहिए और समय होना चाहिए। तो दूरी तो हमें दे रखी है कितनी, 196 किलोमीटर। और समय कहाँ से निकालें, समय ये दे रखा। तो एक की यूनिट अपने पास कितनी है, 7/3 है। तो 7 यूनिट अपने पास हो जाएगी 7 × 7/3 हो जाएगी। ठीक है, अब चाल कैसे निकालें, दूरी बटे समय से। तो दूरी अपने पास क्या आ गई, क्या है, 196। समय अपने पास आ गया 7 × 7 और ये 3 कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो 107 से कैंसिल करो 196 को, कितनी बार गया, 2 बार। बते कितने, 6 × 56 8 बार। ये 7 से कैंसिल हो कितनी बार, 4 बार। अब दोनों को मल्टीपल कर दो, कितने हो गया 12। तो जो धीमा ट्रक है उसकी स्पीड कितनी हो गई, 12 किलोमीटर पर आवर हो गई। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। क्लियर है दोस्तों। अगर आपको ये टाइम, स्पीड और डिस्टेंस है इसका जो कॉन्सेप्ट पता है तो आप इस सवाल को बहुत ही आसानी से कर सकते हो, अन्यथा आपको परेशानी हो सकती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। क्वेश्चन में आपको दे रखा कि राजीव और सचिन ने क्रमशः 160 और 1690 का निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया। यदि उनके द्वारा अर्जित लाभ में राजीव का हिस्सा 720 का है तो उनके द्वारा अर्जित कुल लाभ कितना है। इससे पहले वाली क्लास में मैंने बताया था, यदि निवेश करने का जो समय है वो समान है तो जो प्रॉफिट का रेशो होगा वो उसी रेशो के समान होगा जो निवेश किया गया है।
ठीक है, जिस रेशो के अंदर हम निवेश करेंगे प्रॉफिट भी हमें उसी रेशो के अंदर मिलेगा। तो यहाँ पे राजेश है, राजीव है और ये सचिन है। तो राजीव ने किया 160 रुपये और सचिन ने कितना किया 1690 किया। ठीक है, कैंसिल कर देते हैं, इनका रेशो आ गया अपने पास 16:169 आ गया। कितना रेशो आ गया है 16:169 अपने पास इनका रेशो आ गया। तो क्वेश्चन में आपको राजीव का लाभ दे रखा है, राजीव के हिस्से का 720 और यहां हमें दे रखा है कि 16 है राजीव का। 16 की वैल्यू अपने पास कितनी है 720 है। ठीक है, तो 720 में 16 का भाग देंगे, कितनी बार गया 4 बार, बच्चे 80 5 बार। तो ये 16 का कितना मल्टीपल है 45 है। तो एक की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई 45। और पूछा है कि आपको उनके द्वारा कुल अर्जित लाभ पूछा है, तो कुल कितना हो गया, कुल हो गए 16 और 169 कितने हो गए 16 और 169 हो गए, इनको जोड़ेंगे तो 5 8 185 इंटू 45। ठीक है, अब अगर किसी भी संख्या को ऐसी संख्या से मल्टीपल कर रहे हैं जिनका यूनिट डिजिट 5 है, तो जो उसका परिणाम निकलेगा उसका यूनिट डिजिट भी 5 होगा। और यहाँ तो अपने पास दोनों संख्याएं 5 है, दोनों का यूनिट डिजिट, तो जो आंसर आएगा उसका यूनिट डिजिट भी क्या होगा 5 ही होगा। तो पहला ऑप्शन कैंसिल है, दूसरा ऑप्शन भी कैंसिल है क्योंकि इनका यूनिट डिजिट 5 नहीं है। दूसरी बात, यहाँ आप 45 देख रहे हो, 45 किसका मल्टीपल है 9 गुणा 5 का, तो जो आंसर आएगा उन 9 का मल्टीपल जरूर होगा। और 9 का मल्टीपल कैसे चेक करते हैं, दी गई संख्याओं का जो नंबर है उनको जोड़ के डिजिटल सम करके उसके अंदर 9 का भाग देंगे। अगर 9 का भाग चला जाता है, डिजिटल सम अगर या तो 0 हो या फिर ऐसी संख्या हो जिनमें 9 का भाग जा सके, तो उस संख्या के अंदर 9 का भाग जाएगा। तो चलो सी को चेक करते हैं, 8 और 3 कितने हो गए 11, 11 और 9 कितने हो गए 20 और 5 25। क्या 25 के अंदर 9 का भाग जाता है, नहीं जाता, तो ये भी कैंसिल है। तो बी ही अपना आंसर है। तो बी को भी चेक कर लेते हैं, 8 और 3 कितने हो गए 11, 11 और 2 कितने हो गए 13, और 13 और 5 18। तो क्या 18 के अंदर 9 का भाग जाता है, आप बोलोगे यस जाता है। तो बी ऑप्शन है आपका क्या हो गया सही आंसर हो गया। क्लियर है, तो आप लोगों को 9 का भाग किसी भी संख्या में कैसे दिया जाता है वो भी आप सीख गए हो, और आपको कैसे ऑप्शन एलिमिनेट करना है वो भी आप सीख रहे हो। धीरे धीरे आप ये चीजें सीखते चले जाओगे। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने है। सवाल नंबर 4 में आपको दे रखा है कि एक व्यक्ति अपनी आय के 60% की बचत करता है, यदि उसका व्यय 400 रुपए है तो उसकी आय ज्ञात कीजिए। ये एक बहुत ही आसान सवाल है। यहाँ पे 60% का मतलब क्या होता है, 60% का मतलब होता है अपने पास 2/5 होता है, नहीं 3/5। एक मिनट, 60% का मतलब क्या होगा, यहाँ लिख देते हैं 3/5 होता है। तो 5 क्या है, 5 मूल संख्या है, 5 का 60% कितना हो गया 3 हो गया है। तो अपने पास जो इनकम है उसकी कितनी है 5 है, उनमें से वो 3 बचाता है, तो खर्च कितना करता है 2 करता है। ये इनकम है, ये सेविंग है और ये एक्सपेंडिचर है। यहाँ हमें 400 रुपये किसकी वैल्यू दे रखी है, ये दे रखी है उसका व्यय एक्सपेंडिचर की। तो 2 की वैल्यू हमें दे रखी है 400, तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई 200। क्वेश्चन में आप अपन से पूछा कि आय कितनी है, तो आय कितनी है 5, तो 1 की वैल्यू 200 है, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1000। तो इसकी आय कितनी हो जाएगी, एक व्यक्ति की आय 1000 रुपए है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए आपका सही आंसर। क्लियर है दोस्तों, क्या अब हम आगे बढ़ जाए अगले सवाल की तरफ। चलो अगला सवाल आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दे रखा है कि एक बैग में 1 रुपए और 2 रुपए के सिक्के हैं, तो सिक्कों की कुल संख्या कितनी है 10 है, और उनका कुल मूल्य है अपने पास 16 रुपए। तो 2 रुपए के सिक्के और 1 रुपए के सिक्कों की संख्या में कितना अंतर है ये आपको बताना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप कैसे करोगे,
इस क्वेश्चन को आप करोगे मिक्सचर एलिगेशन वाले कॉन्सेप्ट से। वो कैसे, चलो हम सिखाते हैं वो कैसे करना है। ठीक है, तो यहां अपने पास है 1 रुपये का सिक्का और ये अपने पास है 2 रुपये का सिक्का। ठीक है, और कुल सिक्के अपने पास कितने हैं, 10। तो हम मान लेते हैं कि जो कुल सिक्के 10 हैं वो सारे के सारे 1 रुपये वाले ही सिक्के हैं। तो उसकी कुल वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 रुपये हो जाएगी। या फिर हम मान लें कि जो 10 सिक्के हैं वो सारे के सारे 2 रुपये वाले ही हैं, तो इसकी कुल वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20। कितनी हो गई, 20। और हमें कुल वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है, हमें दे रखी कुल वैल्यू 16 दे रखी है। तो अब मिक्सचर एलिगेशन वाले कॉन्सेप्ट से करते हैं। ठीक है, आपको पता ही होगा, नहीं है तो आप सीख जाओगे। 16 और 20 का अंतर कितना हो गया, 4। 10 और 6 का 16 का अंतर कितना हो गया, 6। जब इन्हें काटेंगे तो इनका जो रेशो आएगा 2:3 निकल कर आएगा। कितना निकल कर आएगा, 2:3। तो जो 1 का सिक्का और जो 2 के सिक्के हैं उनके रेशो हैं 2:3 है। तो टोटल कितने हो गए अपने पास, 2 और 3 5 हो गए। 5 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 10। 1 की वैल्यू कितनी हो गई, 2। और इनके अंदर डिफरेंस भी कितना है, इनके अंदर डिफरेंस भी 1 का ही है। तो 1 की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई है। तो 2 रुपए और 1 रुपए के सिक्कों की संख्या में अंतर कितना है, 2 का अंतर है। तो ऑप्शन डी आपका क्या हो गया, सही आंसर हो गया। क्लियर है, आगे बढ़ जाते हैं। अगला सवाल है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दे रखा है कि संख्याएं हैं 3, 5, 2, 5, 5, 8, 4, 2, 7, 9, 8 और 11 की माध्यिका आपको निकालनी। तो माध्यिका क्या होती है, माध्यिका एक तरीके से एवरेज का ही एक रूप होता है। तो एवरेज में क्या करते हैं, संख्याओं को, नहीं माध्यिका एवरेज का रूप नहीं होता, सॉरी। माध्यिका ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, जो दी गई संख्याएं हैं उनको या तो अपन लिखेंगे असेंडिंग ऑर्डर में या फिर लिखेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में। आप किसी भी ऑर्डर में आप लिख सकते हो, या मैं आपको असेंडिंग ऑर्डर में करके बताता हूं। तो असेंडिंग ऑर्डर में क्या करेंगे, पहले सबसे छोटी संख्या लिखेंगे। तो सबसे छोटी संख्या अपने पास क्या है, सबसे छोटी संख्या अपने पास 2। फिर क्या है, 2, क्योंकि 2 2 बार है। उसके बाद में उससे बड़ी संख्या क्या आ जाएगी, 3। 3 एक बार ही है, तो उससे बड़ी संख्या 4। 4 भी अपने पास क्या है, एक बार। उससे बड़ी संख्या है क्या है, 5। कितनी बार है, 5, 3 बार, 3 बार हो गया। ठीक है, उससे बड़ी संख्या क्या आ गई अपने पास, 5 के बाद में 6 है, नहीं है, तो क्या है, 7 है। 7 के बाद में 7 एक ही बार है, तो 8 है। 8 कितनी बार है, 2 बार है। ठीक है, फिर 8 से बड़ी संख्या 9 है, तो 9 एक ही बार है। और 9 से बड़ी संख्या क्या है अपने पास, 11 है। तो हो गई पूरी संख्या है। अगर आपको यानी कि इस क्वेश्चन में, इस तरह के क्वेश्चन में कोई गलती नहीं करनी है, तो आपको क्या करना है, जो ये नंबर दे रखे हैं ये वाले, इनको काउंट करना है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितने हैं, 12। तो ये नीचे वाले भी 12 ही होने चाहिए। तो एक काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। आपको काउंट करने में 4 से 5 सेकंड लगेंगे, लेकिन ये 4 से 5 सेकंड आपके क्वेश्चन को सही करेंगे। ठीक है, गलत नहीं होने देंगे। अगर आप 4 से 5 सेकंड बचाना चाहते हो तो कभी आपका क्वेश्चन गलत भी हो सकता है, या अगर आप काउंट कर लोगे तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होएगा। ठीक है, अब अपन ने क्या कर लिया, असेंडिंग ऑर्डर के अंदर लिख लिया। डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिखते हैं, सबसे पहले बड़ी संख्या लिखते हैं, इधर से 11 9 ऐसे लिखते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये लिख ली। अब इसमें बीच की संख्या निकालेंगे। तो बीच की संख्या के लिए क्या करते हैं, अपन करते हैं, अगर जो सम संख्या दे रखी हो, सम नंबर है, जैसे अपने पास 12 है, तो उसमें क्या करते हैं, 6 का भाग देते हैं। कितना, और 2 का भाग देते हैं, कितना आया, 6। तो अपने पास क्या क्या लेंगे, तो 6वें नंबर की संख्या लेंगे और एक 7वें नंबर की संख्या लेंगे। एक तो 6वें नंबर की और एक 7वें नंबर। ये कब लेंगे, जब अपने पास जो संख्याएं दे रखी वो सम हो। यदि विषम हो
जैसे अपने पास हो 7, तो क्या करेंगे, पहले इसमें से एक माइनस करेंगे, कितना है 6, फिर उसके अंदर 2 का भाग देंगे, क्या गया अपने पास 3। तो क्या हो गया 3 आ गया, तो जस्ट इससे अगली वाली संख्या लेंगे, मतलब चौथी संख्या लेंगे। या फिर ऐसे करते हो, पहले 7 में एक जोड़ेंगे, कितना गया 8, फिर उसके अंदर अपन 2 का भाग देंगे, कितना गया 4। तो चौथे नंबर की संख्या ही लेंगे, वही अपनी क्या हो जाएगी, माध्यिका हो जाएगी। लेकिन यहाँ सवाल में आपको क्या दे रखा है, एक सम संख्या दे रखी है, तो अपन भाग दिए छठे नंबर की आई, तो छठे नंबर की कौन सी है, 1 2 3 4 5 और 6, ये छठे नंबर की और ये सातवें नंबर। दोनों संख्या को उठाएंगे, दोनों को ऐड कर देंगे और क्या कर देंगे, 2 का भाग देंगे। तो 2 का भाग दिया 2 बार, तो कितना गया 5। कितनी बार गया, 5 बार गया। तो जो इस सवाल है इसकी माध्यिका कितनी हो गई, 5 हो गई है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी आपका सही आंसर। क्लियर है, आप लोगों की समझ में आ गया है कि यदि संख्या सम हो तो कैसे माध्यिका निकाले, और यदि संख्या विषम हो तो कैसे माध्यिका निकाले। ठीक है, आप असेंडिंग और डिसेंडिंग किसी भी तरीके से आप माध्यिका निकाल सकते हो। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने। क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि एक दुकानदार एक वस्तु का मूल्य 5670 अंकित करता है, यदि 28% छूट देने के बाद भी उसे क्रय मूल्य पर 26% का लाभ होता है, तो क्रय मूल्य क्या है ये आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले आप एक छोटा सा कॉन्सेप्ट सीख लीजिए। कॉन्सेप्ट क्या है वो सीखते हैं। कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आपको सवाल के अंदर एमपी दे रखा हो या फिर सीपी दे रखा हो, कुछ भी दोनों में से एक चीज दे रखी हो, और आपको क्वेश्चन में दे रखा हो एक तो डिस्काउंट और एक प्रॉफिट या लॉस। क्या दे रखा हो, एक तो डिस्काउंट और एक प्रॉफिट या लॉस दे रखा हो, तो आप उससे क्या निकाल सकते हो, मार्केट प्राइस एमपी और जो सीपी है अंकी और क्रय मूल्य है उसका आप रेशो निकाल सकते हो। वो कैसे निकालोगे, चलो ये हो गया अपने पास सीपी बटे एमपी। कैसे होता है, ये होता है 100 माइनस क्या होता है, डिस्काउंट प्रतिशत बटे 100 प्लस प्रॉफिट या लॉस प्रतिशत। तो यहां क्या दे रखा है, डिस्काउंट कितना दे रखा है 28%। 100 में से 28 निकला तो कितना गया 72। ठीक है, बटे यहां पे 100% है, ध्यान रखना। ठीक है, नीचे प्रॉफिट दे रखा है 26%, तो ये कितना हो गया 100, एक मिनट 126%। अब इसको कैंसिल करते हैं, कितनी बार गया 18 से कैंसिल हो जाएंगे, 18 चौक 72 बटे 18 7 126। तो क्या हो गया, सीपी और एमपी का रेशो अपने पास निकल कर आया है 4:7 निकल कर आया है। और क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, अंकित मूल्य की वैल्यू दे रखी है, मतलब आपको 7 की वैल्यू दे रखी है, कितनी आ गई 5670 आ गई। क्या आ गई है 5670 आ गई है। ठीक है, अब आपको कुछ नहीं करना, आपको कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है, ऑप्शन एलिमिनेट भी सीखना है। 4, जब भी आपको किसी नंबर के अंदर 4 का भाग देना हो तो कैसे दोगे, तो उसके लिए आप जो इकाई अंक के 2 अंक लेंगे, इकाई वाले 2 अंक लेंगे और वो देखेंगे कि वो 4 से विभाज्य है या नहीं है। तो आप ए ऑप्शन लो, ए ऑप्शन में इकाई अंक कितने हैं 2, 25, क्या ये 4 से विभाजित है, नहीं है, तो ये आंसर नहीं होगा। बी ऑप्शन लिया, ये क्या 4 से विभाजित है, ये नहीं है, नहीं। सी में 4 से है, डी में भी 4 से, अब आप फंस गए। लेकिन एक चीज ध्यान रखो, यहाँ पे 0 आ रहा है, जब आप 7 से कैंसिल करोगे कितनी बार गए ये 7 8 56, 7 1 7 810, मतलब यूनिट डिजिट 0 आएगा और उससे अगली वाली संख्या 4 से भाज्य होनी चाहिए। तो यहाँ पे 0 अंक सी के अंदर ही है और ये 24 4 से भाज्य है, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर है, डी नहीं होगा।
अब आप 4 को 810 से मल्टीपल करके भी आप चेक कर सकते हो, क्योंकि 832 3200 से ऐसे हो गए, 4 को 10 से मल्टीपल किया 40, तो 3240 इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? क्या ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया है? समझ में आ गया है तो अब हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना कि ऐसा सवाल आ जाए तो ये रेशो आपको निकालना आना चाहिए। ठीक है, आगे क्वेश्चन है आपके पास कि 374 से 384 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो जो ये क्वेश्चन कर रहे हैं, 374 से 384 के बीच, मतलब बीच आ गया तो आपको ना तो 374 लेना है ना ही 384 लेना है, तो आपको क्या लेना है, 374 और 384 के बीच की संख्या लेनी है। तो 374 को हटा दिए तो कितना गया, 375। इसके बाद में 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382 और 383। ठीक है, पेन चेंज कर लेते हैं। तो ये अपने पास संख्याएं हो गई। तो इनमें से कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? तो सबसे पहले एक रूल सीख लीजिए, जितनी भी सम संख्याएं हैं, जितनी भी क्या है, सम संख्याएं हैं, उनमें से ओनली केवल 2 को छोड़कर, जितनी भी सम संख्याएं हैं उनमें केवल 2 को छोड़कर सभी संख्याएं क्या होगी, वो भाज्य संख्याएं होगी। क्या होगी? भाज्य, वो अभाज्य संख्याएं नहीं होगी। ठीक है, तो जितनी भी सम संख्याएं हैं 2 को छोड़कर 376, 378, 380 और 382 ये अभाज्य संख्याएं हो ही नहीं सकती। ठीक है, आगे बढ़ गए। क्या 375 अभाज्य संख्या है? नहीं। अभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है कि उस संख्या के अंदर खुद के अलावा किसी भी संख्या का भाग नहीं जाए, एक को छोड़। जो अभाज्य संख्या होगी उसके अंदर या तो खुद का भाग जाएगा या फिर एक का भाग जाएगा, अन्यथा किसी भी नंबर का भाग नहीं जाएगा। क्या 375 है? नहीं है। 375 में 5 का भाग जाता है, तो ये भी अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, जो आपको दे रखा है 381, क्या ये अभाज्य संख्या है? आप बोलोगे नहीं है ये अभाज्य। कैसे? ये देखो 3 और 8 कितने, 11 और 1 12, 12 3 से भाज्य संख्या है, क्योंकि 12 के अंदर 3 का भाग जा रहा है तो 3 से भाज्य है ये, तो ये भी अभाज्य संख्या नहीं। अब अपने पास बची दो, एक तो ये संख्या 370, 379 और 383। तो अभाज्य संख्या, कोई भी संख्या अभाज्य संख्या है या नहीं, कैसे चेक करते हैं मैं आपको बताता हूं। अगर आपको ऐसे दे दे कि 29 अभाज्य संख्या है क्या, तो आप बोलोगे झट से हाँ सर अभाज्य संख्या, क्योंकि हमें पता है ये अभाज्य संख्या है, ये हमें पता है। 31 है क्या, आप बोलोगे जी सर है। लेकिन आपसे पूछ लिया जाए क्या 377 अभाज्य संख्या है, तो आप क्या बोलोगे? सर आप कंफ्यूज हो जाओगे, आप इनके अंदर भाग देके देखो, लेकिन कैसे देखोगे? तो मैं वही तरीका आपको सिखाने जा रहा हूं। जब आपके पास एक नंबर आ जाए तो आपको क्या करना है, आपको करना है कि जो 377 है वो किसके जो वर्ग संख्या है वो उसके इक्वल है। ये है, ये 400 के इक्वल है, तो 400 से इससे बड़ा चला गया, इससे छोटा ही लेना, मतलब ये 361 के आसपास है। तो 361 किसका वो है, वर्ग है, वो 19 का वर्ग है। तो आपको क्या करना है, इसको 19 तक की जो प्राइम संख्या है उससे भाग देके चेक करना है कि भाज्य है या नहीं। 19 तक, 19 से आगे नहीं जाना। तो 377 को किससे चेक करोगे? 2 से चेक करोगे? नहीं, क्योंकि ये सम संख्या नहीं है। 3 से चेक करोगे, 5 से करोगे, 7 से करोगे, 11 से करोगे, 13 से करोगे, 17 से करोगे, 19 से करोगे। ठीक है, इससे ज़्यादा आप 23 से चेक नहीं करोगे, क्योंकि 19 तक ही करना है। ठीक है, कैसे चेक करना है? उसके आसपास की वर्ग संख्या चेक करनी है, उससे छोटी वाली। ठीक है, क्या ये 3 से भाज्य है? तो
3 से भाज्य चेक करने के लिए क्या करेंगे, उस संख्या का योग करेंगे, अगर उसमें 3 का भाग जाता है तो 3 से भाज्य है, अगर नहीं जाता है तो 3 से भाज्य नहीं है। चलो 3 से भाज्य चेक करते हैं। 7 और 7 कितने हुए, 14 और 3 17। 17 में 3 का भाग जाता है, नहीं जाता, ठीक है, कैंसिल। क्या 5 से भाज्य है? तो कोई भी संख्या 5 से भाज्य कब हो सकती है, जब यूनिट डिजिट या तो 0 हो या फिर 5 हो। तो यहाँ पे दोनों ही नहीं है, ये 5 से भाज्य नहीं है। 7 से भाज्य है तो 7 का भाग देकर देख लो आप। 7 पंजे 35, 2 27, 7 से भाज्य नहीं है। 11 से भाज्य है तो 11 से भाज्य के लिए क्या करेंगे, जैसे 377 है तो क्या करेंगे, ये दोनों संख्याएं ऐड कर लेंगे, अल्टरनेटिव संख्याएं ऐड करेंगे। अगर आगे भी हो तो ऐसे अल्टरनेटिव ऐड करते जाएंगे। कितने हो गए, 10। और ये संख्या लेंगे, इनका अंतर लेंगे, ये 7 हो गए। अंतर कितना है, 3। जो भी अंतर अगर 0 आए या फिर 11 से मल्टीपल वाला आए, या तो 11 से मल्टीपल संख्या जैसे 11, 22, 33 ऐसे आए, या फिर 0 आए तो वो संख्या 11 से भाज्य होगी, अन्यथा नहीं होगी। तो क्या ये 11 से भाज्य है, नहीं है, ठीक है, ये भी नहीं है। 13 से, 13 का भाग देखते हैं। 13 दूना 26, 13 दूना 26 हो गया। 13 का भाग दिया, 13 दूना 26 हो गया। तो 26 में भाग दिया अपन ने, 2 बार गया, बचा क्या अपने पास, 11, 117 हो गए। तो 13 117 में भाग जाता है, तो ये 13 का भाग जा रहा है, तो ये क्या है, भाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या नहीं है। अब अपने पास क्या बचा, 379। तो 379 में भी वही रूल लागू होता है, क्योंकि 379 भी 361 के आसपास ही है। तो 19 तक का भाग देके देखेंगे, क्या इसमें 5 का भाग जा रहा है, 3 का भाग जा रहा है, 7 3 10 और 19 नहीं जा रहा, ये भी नहीं है, ठीक है। क्या 5 का भाग जा रहा है, 5 का भाग भी नहीं जा रहा, यूनिट 0 और 5 नहीं है। क्या 7 का भाग जा रहा है, 7 पंजे 35, 2 29 नहीं जा रहा। क्या 12 का भाग जा रहा है, 3 और 9, 3 और 9 कितने हो गए अपने पास, 12 माइनस 7 इक्वल 5 कितने हो गए। क्या भाग 11 का भाग जाएगा, नहीं जाएगा। 13 का भाग, 13 दूना 26, 13 दूना 26 हो गया, और 7 कितने हो गए, 11 9 19, 119 में 13 का भाग नहीं जाएगा। फिर 377 में चला गया, 379 में जाएगा ही नहीं। क्या 17 का भाग जा रहा है, 17 का भाग देखिए, 17 दूना 34, बचे के कितने 3 39, 17 का भाग भी नहीं जा रहा। क्या 19 का भाग जा रहा है, 19 का भाग देके देखें, 19 से कम 19, बचे क्या 18। तो 18 का कितने हो गए, 189। क्या 189 के अंदर 19 का भाग जाता है, नहीं जाता, क्योंकि 190 के अंदर जाता है, तो 189 में तो भाग नहीं जाएगा, तो ये भी 19 का भी नहीं जाएगा। तो क्या है, यह एक प्राइम संख्या है, एक आ गई अपने पास। दूसरी बची 383, तो 383 में भी 11 का भी, 11 का चेक कर लेते, 13 का भाग नहीं जाएगा। 7 का भाग, 7 पंजे 35, कितना कितने बचे अपने पास, 3 33 नहीं जाएगा। 5 का भाग नहीं जाएगा, 3 का भाग भी नहीं जाएगा, ठीक है। तो 11 का भाग, 3 3 6 और 8 नहीं जाएगा। 13 का भी नहीं जाएगा। 17 का देते हैं, 17 दूना 34, 4 43 नहीं जा रहा। 19 का भी नहीं जा रहा, ठीक है। तो ये भी क्या है, एक प्राइम नंबर है। तो इस क्वेश्चन में जो संख्याएं दे रखी है 374 से 384 के बीच, तो 2 अभाज्य संख्याएं हैं। कितनी है, 2 अभाज्य संख्या, ठीक है। ये एक अच्छा सवाल था। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है। क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि अमल के निवेश का बाजार मूल्य क्रमिक रूप से 221 में 5%, 222 में 6% और 223 में 10% बढ़ता है। यदि प्रारंभिक मूल्य 5,50,000 था, तो 2023 के अंत में इसका मूल्य कितना होगा, ये आपको बताना है। तो आपको प्रारंभिक मूल्य कितना दे रखा है, वो दे रखा है 5,50,000, ठीक है। ये 2021 में बढ़ता है 5%। तो 5% का मतलब कल की क्लास में मैंने बताया था 1/20। इसका मतलब क्या हुआ, 20 पर 1 बढ़ रहा है। पहले कोई संख्या 20 थी, तो अब क्या हो गई, 21 हो गई है, ठीक है।
2022 में 6% बढ़ रहा है। 6% का मतलब कितना हो गया, 6/100 काटा 3/50। तो पहले कोई संख्या कितनी थी, 50 थी, तो अब कितनी हो गई, 53 हो गई। ठीक है, 2023 में 10% बढ़ता है, तो 10% का मतलब हो गया 1/10। तो पहले कोई संख्या 10 थी, तो अब कितनी हो गई, 11/10 हो गई। ठीक है, अब क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। लेकिन सोल्व करने से पहले आप एक चीज देख लीजिए। क्या चीज देखनी है कि यहाँ पे एक तो अपने पास है 3 का मल्टीपल होना चाहिए, एक 11 का मल्टीपल आंसर होना चाहिए। आप इसको मल्टीपल करके भी चेक कर सकते हो। तो मल्टीपल करके चेक कैसे करोगे, यूनिट डिजिट चेक करोगे। तो जो यूनिट डिजिट है वो कितना आना चाहिए अपने पास, क्योंकि यूनिट डिजिट के लिए पहले अपन को ये भाग भी दे रखा है, इनको भी हटाना पड़ेगा, तब जाके आप यूनिट डिजिट चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे अपने पास एक ही ऑप्शन बचा है, दो ही ऑप्शन बचे हैं। या तो आप क्या कर लो, सारे को मल्टीपल कर लो, या फिर आप इनका मल्टीपल चेक कर लो कि इनसे ये विभाज्य है या नहीं है। इनका मल्टीपल है 3 और 11। तो 3 का मल्टीपल कैसे चेक करते हैं, सभी संख्याओं को जोड़ लेंगे, उसमें 3 का भाग जाएगा, तो ठीक है। तो 6 जाता है, 6 और 7 कितने हो गए, 13 और 3 16, 16 और 3 19, 19 6 कितने हो गए, 25 और 5 30। तो क्या इसके अंदर भाग जा रहा है, 3 का जा रहा है, तो इसको छोड़ दो। इसमें 6 और 7 5 12 18, 18 और 8 इसमें नहीं जाएगा 26 के अंदर। ये क्या कितना हो गया, 6 और 7 13 और 5 18, 18 और 3 21 और 6 27 और 5 33 32, इसमें नहीं जाएगा। ये आ गया अपने पास 6 7 5 12 18 9 27 में भी जाएगा। तो दो ऑप्शन अपने पास एलिमिनेट हो गए। अब बचे दो, इसमें 11 का मल्टीपल चेक करते हैं। 11 का इसके अंदर मल्टीपल है या नहीं, तो 11 का भाग देके चेक करेंगे। डी को चेक कर लेते हैं। तो इसमें कैसे चेक करते हैं, तो अल्टरनेटिव संख्या लेते हैं, 6 और 5 कितने हो गए, 11, 11 और उसके बाद में अल्टरनेटिव क्या है, 0, तो ये 11 आ गया। और इधर क्या लेंगे, 7 और 9 कितना हो गया, 7 और 9 हो गए अपने पास 16। तो इनका अंतर क्या आया अपने पास, 5 आया है। क्या ये 11 से मल्टीपल है, वो भाग जाता है, 11 का इसमें नहीं जाता, तो ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। मतलब इस संख्या के अंदर 11 का भाग नहीं जाएगा, तो ये 11 का मल्टीपल है ही नहीं। तो एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। ठीक है, तो इसको आप चेक कर सकते हो कि 11 से जाता है नहीं, तो आपका आंसर क्या हो गया, 1 हो गया, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर है। क्लियर है दोस्तों। सवाल नंबर 10, इसमें आपको दे रखा है कि दो पाइप ए और बी एक टंकी को क्रमशः 10 घंटे और 24 घंटे में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो कितने समय के बाद पाइप ए को बंद कर देना चाहिए ताकि टंकी 16 घंटे के अंदर भर जाए। चलो क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन में दे रखा है कि ए किसी पाइप को 18 घंटे में भरता है, बी उसी पाइप को जो उसी टंकी को कितने घंटे में भर सकता है, 24 में भरता है। ठीक है, तो ए तो 18 घंटे में भर सकता है और बी 24 घंटे में भर सकता है। तो अपन क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं, एक मान ले लेते हैं एलसीएम। टोटल कितना ले ले, 72। कोई टंकी 72 लीटर की है, कोई टंकी 72 लीटर की है, तो ए 18 घंटे में भर सकता है, तो 1 घंटे में कितने लीटर भरेगा, 3 लीटर, और बी 4 लीटर भरेगा। ए 4 लीटर भरेगा और बी कितना भरेगा, 3 लीटर भरेगा। ठीक है, क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि जो ए है उसको कितने घंटे बाद बंद कर देना चाहिए ताकि टंकी है वो 16 घंटे में भर जाए। इसका मतलब बी तो चालू ही रहेगा 16 घंटे तक। तो 16 घंटे में बी कितना भर सकता है, कितना हो गया, 48 भर सकता है। तो 72 में से 48 गया, कितना बचा, 24। तो जो 24 लीटर बचा है उसको एक कितनी देर में भर देगा, एक का भाग देंगे 4 का, 6 घंटे में। तो एक को 6 घंटे के बाद बंद कर देंगे तो टंकी 16 घंटे में भर जाएगी। तो आपका आंसर क्या होगा, 6 घंटे है। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। क्लियर है दोस्तों। अब हम आगे बढ़ जाते हैं। अगला सवाल आपके सामने है।
जो प्रेक्षण दे रखी हैं ये, उनका आपको क्या निकालना है, समांतर माध्य निकालना है। तो समांतर माध्य क्या होता है, समांतर माध्य एक तरीका से औसत ही होता है। जैसे हम किसी संख्या का औसत निकालते हैं, वही वो क्या होता है, उस संख्याओं का समांतर माध्य भी होता है। ठीक है, तो समांतर माध्य निकालने क्या होता है, संख्याओं को जोड़ देंगे, जितनी भी संख्या है उनको जोड़ देंगे, और जितनी संख्या है उनके नंबरों से, मतलब 5 संख्या है तो 5 का उस जोड़ के अंदर भाग दे देंगे, तो अपने पास क्या निकल के आ जाएगा, समांतर माध्य निकल के आ जाएगा। तो ऐसे तो आप कर सकते हो। मैं आपको एक दूसरा तरीका बताता हूं। तो कितनी संख्याएं हैं ये देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितनी है, 9 संख्याएं हैं। तो एक जैसे 9 का भाग देंगे, तो क्या करते हैं, यहाँ पे यूनिट डिजिट लेते हैं, 7 0 7 और 3 10, 5 15 3 18 और 7 कितने हो गए, 25 और 9 34, 8 कितने हो गए, 42 और 6 48 हो गए। तो 48 का क्या कर देंगे अपन, यहाँ पे 8 लिख देंगे। ठीक है, तो ये अगर यूनिट डिजिट 8 हो तो 9 का कितनी बार भाग जा सकता है, कितनी बार भाग जा सकता है, 9 दूनी 18, 9 बारी। जब 9 को आप 2 बार मल्टीपल करोगे, 9 दूनी 18, तो उसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, 8 आएगा। तो यहाँ पे क्या है, एक ही ऑप्शन है, सी आपका आंसर होगा। क्या 7 को मल्टीपल करेंगे, 9 7 63, तो 8 आ रहा है, नहीं। 6 से मल्टीपल किया अपन ने, 9 6 54, कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। 9 को 1 से 9 आ रहा है। ठीक है, ऐसे आएगा, तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा, आंसर 52 हो जाएगा। तो आप 52 हो गया इसका आंसर, या फिर आप इसको कैसे 52 आया मैं वो भी आपको बता देता हूं। तो अपने पास क्या आया था, 48, 48 का कितना आ गया, 8 आ गया, 4 बच गए। ठीक है, बचे क्या यहाँ पे, 4 और 2 6, 6 और 3 9, 9 और 8 17, 17 और 9 कितने हो गए, 26, 26 और 3 29, 31 और 7 कितने हो गए, 37 और 2 39 और 7 कितने हो गए, 46। तो ये कितने हो गए, 46, 4 भाग 2, 9 पंजे 45, बचे कितना, 1 18, 9 2 18, 52। तो आपको जो भी तरीका अच्छा लगे आप उस तरीके से कर सकते हो। अगर आपको टाइम बचाना है तो यूनिट डिजिट से कर सकते हो, या फिर आप अगर यूनिट डिजिट आपको समझ में नहीं आता है तो आप इस तरीके से भी इसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपके सामने है, सिंप्लीफिकेशन का है, आपको उसको सिंप्लीफाई करना है। आपको दे रखा है कि 32,672 इंटू 32,672 माइनस 21,864 इंटू 21,864 भाग देना 10,808 का। तो आप अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे तो क्या ये आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं दिख रहा, तो आप बोलोगे जी सर दिख रहा हो। अगर आपको ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है तो क्या मैं इसे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी नहीं लिख सकता, आप बोलोगे जी सर आप इसे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इंटू लिख सकते हो। ठीक है, तो ए प्लस बी ऐड कर दो। 32,672 में क्या करना है ऐड अपन को, 21,864 कितना हो गया, 6 7 और 6 कितने हो गए, 13 का 3, 8 6 14 15 और कितने हो गए, 3 4 और कितने हो गए ये 5। ठीक है, इनटू माइनस करना है, माइनस कर दो। 12 में से 2 में से 4 गया, मतलब 12 में से 4 गया तो कितना बचा, 8, और 6 में 6 गया तो 0, 8 6 16 में से 8 गया तो 8, और 1 में से 1 गया तो 0, और 2 में 3 में से 1 गया तो 1 बटे 10,808। 10,808 से कैंसिल, आंसर आ गया अपने पास 54,536। कितना आ गया आंसर, 54,536 आ गया। कौन सा ऑप्शन है, 54,536, 54,536, ओनली सी ऑप्शन है। क्या है, 54,536 अपना सी ऑप्शन है। तो आपका आंसर आ गया 54,536। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि एक भाई अपनी बहन से 6 वर्ष बड़ा है। जो एक भाई है
ये है ब्रोदर, ये है सिस्टर। अगर भाई, एक भाई अपनी बहन से 6 वर्ष बड़ा है, अगर जो बहन है उसकी एज ए है, तो भाई की एज क्या होगी, ए प्लस 6 हो गई है। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन में दे रखा है कि उनकी वर्तमान आयु का योगफल कितना है, वो हमें दे रखा 38। अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो ये 38 है। अब से 15 वर्ष बाद बहन की आयु वर्षों में कितनी होगी आपको बताना है। तो ये क्या हो गया अपने पास, 2a इक्वल कितने हो गए, 6 माइनस हो जाएंगे 32। a इक्वल क्या हो जाएगा, कैंसिल, 16। तो a की वैल्यू क्या हो गई, 16। तो आज जो सिस्टर है उसकी एज कितनी हो गई, 16 हो गई है। लेकिन क्वेश्चन में पूछा कि 15 वर्ष बाद अब से, तो 15 और जोड़ दो, कितनी हो जाएगी, 31 साल। कितनी हो गई, 31 हो गई। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए आपका सही आंसर। क्लियर है दोस्तों। क्वेश्चन आपके सामने है, पेन चेंज कर लेता हूं मैं। क्वेश्चन में दे रखा है कि यदि tan a बराबर 1 है तो sin a प्लस कोस a का बराबर क्या वैल्यू होगी, ये आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको जो साइन थीटा है, कोस थीटा, जितने भी थीटा है उनके मान पता होना चाहिए, कितने थीटे पे क्या होता है। तो एक छोटा सा मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा देता हूं, याद रखना आपको। जैसे मान लो ये साइन है, ठीक है, मैं साइन ही लिखूंगा। ये 0 डिग्री है, 30 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, और ये 90 डिग्री है। ठीक है, क्या है, 0 डिग्री, 45 डिग्री और 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और ये 90 डिग्री। तो साइन 0 पर कितना होता है, साइन 0 पर 0 ही होता है। क्या होता है, जो साइन है वो 0 डिग्री पर 0 ही होता है। ठीक है, साइन 30 पर क्या होगा, साइन 30 पर होगा ये 1/2। साइन 45 पर 1/√2, क्या हो जाएगा, 1/2। साइन 60 पर क्या हो जाएगा, √3/2। ठीक है, और साइन 90 पर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो जो साइन थीटा है उसकी ये वैल्यू होती है, साइन 0 पर 0 होती है, साइन 30 पर 1/2 होता है, साइन 45 पर 1/√2 होता है, साइन 60 पर √3/2 होता है, और साइन 90 पर 1 होता है। ठीक है, जस्ट इसका जो उल्टा है, मतलब कोस, कोस क्या होता है, इसका उल्टा होता है। तो कोस 0 का मान क्या होता है, जो साइन 90 का मान है वो कोस 0 का होगा, जो साइन 60 का है कोस 30 का होगा, जो साइन 45 है कोस 45 का होगा, जो साइन 30 का है वो कोस 60 का होगा, जो साइन 0 का है वो कितना होगा, कोस 90 का होगा। तो ये उल्टा होता है। ठीक है, तो ये आप ऐसे निकाल सकते हो। फिर आगे क्या निकालना है आपको, tan निकालना है, tan थीटा। tan 0 पर कितना होता है, जो tan है वो 0 पे कितना होगा ये आपको बताना है। अब 0 पे कितना होता है, एक चीज आप सीखोगे, मैं आपको यह बता देता हूं। जो tan होता है वो इक्वल होता है साइन बटे कोस। क्या होता है, साइन बटे कोस। तो यहां साइन 0 का मान कितना है, 0, और कोस 0 का मान कितना है, 1। जब 1 का भाग 0 के अंदर देंगे तो क्या आ जाएगा, 0 ही आएगा। तो tan 0 क्या होगा, 0 होता है। ऐसे भी आप tan का मान निकाल सकते हो। ठीक है, ये tan, तो tan रूट, क्या नाम से, tan 30 का मान कितना होगा, tan 30 का मान होगा 1/√3। tan 45 1 होता है, tan जो 60 है वो होता है √3 होता है, और जो tan 90 होता है वो अनडिफाइंड होता है। क्या होता है, अनडिफाइंड होता है, जिसको डिफाइन नहीं किया जा सकता। तो अब tan का पता चल गया, तो जो कोट है वो जस्ट उल्टा होता है। ठीक है, तो कोट का भी। अब हम क्या करते हैं, सेक, सेक, सेक 0 का मान 1 होता है,
क्या होता है, सेक 0 का मान 1 होता है। अब इसका मान कैसे निकालते हैं, सेक 0 का मान भी सेक किसके इक्वल होता है, जो सेक है इक्वल होता है 1/cos। क्या होता है, 1/cos। तो cos 30 कितना है, cos 30 अपने पास √3/2। तो सेक 30 कितना हो जाएगा, 2/√3। तो ठीक है, ये आ गया 2/√3। तो सेक कैसे निकालना है वो भी आपको पता चल गया। ठीक है, इसका मान क्या हो गया, सेक 45 का √2 कितना हो गया, √2 हो गया। सेक 60 का मान क्या हो गया, 2 हो गया है। और सेक 90 का मान ये भी अनडिफाइंड होता है। क्या होता है, अनडिफाइंड होता है। ठीक है, सबका अब सेक का पता चल गया तो आप कोसेक का ही पता कर सकते हो, क्योंकि कोसेक सेक से उल्टा होता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको केवल साइन के मान याद करने हैं। क्या करने हैं, केवल साइन के मान याद करने हैं। अगर आपको साइन के मान याद हो जाते हैं तो आपको जो ये ट्रिग्नोमेट्रिक जो टेबल है वो पूरी याद हो जाएगी। क्लियर है दोस्तों, तो ये चीज आप नोट कर लीजिए, नोट कर लो एक बार आप। फिर मैं इसको मिटा देता हूं, फिर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलो ये मिटा दिया। ठीक है, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि tan a बरोबर कितना है, 1 है। अगर tan a बरोबर 1 है तो a की वैल्यू कितनी हो गई अपने पास, 1 कब हो सकता है, जब tan 45 हो। ठीक है, तो आपको निकालना क्या है, sin 45 प्लस cos 45। क्या वैल्यू होती है, 1/√2 प्लस 1/√2 क्या हो गई, 2/√2। आंसर आ गया √2। 2 के अंदर √2 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, √2। तो बी आपका सही आंसर। क्लियर है दोस्तों, ये सवाल आपके समझ में आ गया है। और जो अभी मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बताई थी वो भी आपके समझ में आई या नहीं, कमेंट करके जरूर बताइए। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में। आपको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। इससे पहले वाली क्लास में मैंने बताया था बोर्ड मास, तो बोर्ड मास में पहले ब्रैकेट सोल्व करेंगे, फिर ऑफ सोल्व करेंगे, फिर डिवाइड सोल्व करेंगे, फिर मल्टीपल सोल्व करेंगे, फिर ऐड सोल्व करेंगे, फिर क्या करेंगे, सबट्रैक्ट सोल्व करेंगे। तो पहले हम क्या करते हैं, ये वाला कोष्टक उठाते हैं और उसमें भी ये वाला पार्ट उठाते हैं। ठीक है, ये वाला पार्ट उठाया अपन ने, क्या हो गया, पहले ये कोष्टक सोल्व किया तो क्या हो गया, अपने पास ये आ गया, इनटू में 2 आ गया। फिर क्या करते हैं, भाग सोल्व करते हैं। क्या सोल्व करते हैं, भाग सोल्व करते हैं। तो कितना आ गया, ये आ गया 4 + 9 × 3, 9 × 3 × 2 कितना आ गया, 4 + 9 × 3 = 27 × 54। तो ये आ गया अपने पास 58। ये वाला पार्ट 58 आ गया। आगे वाला पार्ट सोल्व करते हैं। आगे वाला पार्ट क्या है अपने पास, ये रहा, इसको सोल्व करते हैं इसको पहले। तो ये आ गया अपने पास यहाँ पे 4 - 3, तो क्या आ गया 1। तो इसको सोल्व करते हैं, 2 का भाग 2 तो क्या आ जाएगा, 3 - 2 + 1। आया कि नहीं आया, इसको सोल्व किए तो अपने पास 1 आया और ये आ गया अपने पास 3 - 2 + 1। तो अपने पास आया है 4 - 2 + 58। कितना आ गया अपने पास आंसर, सिंप्लीफाई करने पर 60 आ गया। क्या आ गया, 60 आ गया। तो अपना आंसर क्या आया, 60। ऑप्शन सी आपका सही आंसर। क्लियर है दोस्तों, क्या अब हम आगे बढ़ जाए, आप बोलोगे जी सर आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है। क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि यदि 3650 रुपये अंकित मूल्य वाली वस्तु को 730 रुपये में बेचा जाता है तो छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए।
जैसे मान लो अपने पास जो MP है और ये बेचा जा रहा है SP। MP कितना है 3650, बेच रहे कितने में 730 में। तो डिस्काउंट परसेंटेज आपको बताना है। सिंप्लीफाई करते हैं, कितनी बार गया, ये 5 बार गया और ये 1 बार गया। क्या पता चला, ये पता चला कि कोई भी वस्तु 5 थी अंकित मूल्य, उसको 1 में बेचा जा रहा है, मतलब 4 का डिस्काउंट दिया जा रहा है। कितने पर, अंकित मूल्य में डिस्काउंट दिया जा रहा है, अंकित मूल्य पर। तो 5 के ऊपर 4 का डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो 4/5 की वैल्यू क्या होती है 80% होती है। कितनी होती है 80%। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। ये 80% कैसे आई, क्योंकि मैंने कल इससे पहले वाली क्लास में बताया था कि 1/5 इक्वल होता है 20%। अब इसको मैं 4/5 करूंगा तो ये किससे मल्टीपल हो रहा है 4 से, तो 20% भी किससे मल्टीपल हो जाएगा 4 से। ठीक है, या फिर इस तरीके से भी आप निकाल सकते हो, 4/5 × 100 कितना हो गया 80। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने है, वही प्रॉफिट एंड लॉस का है। क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि एक दुकानदार ने एक वस्तु को 12.5% लाभ पर 85.50 में बेची। यदि उसने उसे 81.70 में बेचा होता तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत आपको बतानी है। ठीक है, तो 12.5%, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ 1/8 फ्रैक्शन वैल्यू। अगर कोई वस्तु 8 की थी तो उसको 1 के लाभ पर मतलब 9 में बेचा गया है। तो 9 की वैल्यू हमें दे रखी है 85.5 और हमें निकालना पहले CP मतलब 8 की वैल्यू है। तो 8 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 85.5 भाग 9 गुणा 8, ठीक है, भाग 2, ये दे दिए 9 9 81.45 45, 9.5 आ गया। और 8 को 9.5 से मल्टीपल करेंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास, 8 9 72 और क्या हो जाएगा 4 76 आ गया। तो कोई भी वस्तु थी उसका जो CP था वो 76 था, और अब बेच कितने में रहे उसी वस्तु को 81.7 में। तो कितने का लाभ हो रहा है, ये हो रहा है 4.7। कितने का लाभ हो रहा है 5.7। एक मिनट सॉरी, क्या हो रहा है, ये हो रहा अपने पास मिटाने क्या 5.7 का लाभ हो रहा कितने पर 76 पर, और मल्टीपल किससे करना है 100 से। 1 0 कैंसिल, 19 चौक 19 30 57 19 चौक 76, कितना हो गया 30/4। कितनी बार गया 7.5, कितनी बार 7.5। तो 7.5% क्या हो गया लाभ हो गया। तो C ऑप्शन आपका सही आंसर। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने क्वेश्चन नंबर 18। जो ये क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने दिख रहा है, ये सवाल बहुत सी शिफ्टों के अंदर पूछा गया है। तो इस सवाल को आपको अच्छे से समझना है, क्योंकि रेलवे की आगे आने वाली एग्जामों में भी ऐसा सवाल पूछा जा सकता है। तो क्या करना है, इस सवाल को आपको बहुत ही ध्यान से सीखना है। ठीक है, वैसे ध्यान से तो सभी सवालों को सीखना है, लेकिन इसके ऊपर एक्स्ट्रा ध्यान लगाना है, क्योंकि ये बहुत बार रिपीट हुआ है। तो आगे भी ये एक सवाल आ सकता है, या इसी तरीके का और सवाल पूछा जा सकता है, इसकी बहुत ज्यादा संभावना है। तो क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि एक वॉशिंग मशीन की कीमत एक टीवी की कीमत से 10% कम है। यदि वॉशिंग मशीन की कीमत पर 65% बढ़ जाती है और टीवी की कीमत 34% कम हो जाती है, तो 5 वॉशिंग मशीन और 3 टीवी की कुल कीमत में कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, तो बताते हैं। तो क्या हुआ, ये अपने पास है वॉशिंग मशीन और ये अपने पास है टीवी। ठीक है, यहां क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि जो वॉशिंग मशीन की कीमत और टीवी की कीमत से 10% कम है। तो 10% का मतलब है 1/10। अगर टीवी की कीमत 10 है तो 1 कम है, वॉशिंग मशीन कितनी हो गई
9 हो गई है। ठीक है, ये क्या दे रखा आपको, क्वेश्चन के अंदर दे रखा है। आगे आपसे बोला गया है क्वेश्चन में कि वॉशिंग मशीन की कीमत 65% बढ़ जाती है। तो वॉशिंग मशीन की कीमत कितनी बढ़ जाती है, 65%। और जो टीवी है उसकी कीमत हो जाती है 34% कम हो जाती है। ठीक है, तो आपको क्या बताना है, 5 तो वॉशिंग मशीन, 1 मिनट, 5 वॉशिंग मशीन का मूल्य और 3 टीवी का मूल्य आपको बताना। ठीक है, तो रेशो निकालने के लिए क्या करते हैं, ये कैंसिल हो गया 5 से 2 बार, ये 3 से कैंसिल हो गया 3 बार, हो गया। तो ये रेशो आ गया 3:2। ठीक है, तो यहाँ पे जो मूल्य है वॉशिंग मशीन का 1 पे 65 बढ़ रहा था, तो 3 पर कितना बढ़ जाएगा, 65 को मल्टीपल कर दीजिए, कितना बढ़ा, 5×3 = 15, 6×3 = 18, 19, 195% हो गया, प्लस हो गया है। और यहाँ 1 पे 34 कम हो रहा था, तो 2 पे कितना हो जाएगा, तो 2 पे हो जाएगा 68 कम हो जाएगा। टोटल कितना इंक्रीज या डिक्रीज हुआ, तो 15 में से 8 गया, कितना बचा 7, और 18 में से 6 गया तो कितना बचा 12। कितने पे, ये कितने पे है, ये है 2 और 3, 5 पर, ये 2 और 3 पर 5 बढ़ रहा है, तो 5 का भाग देंगे। तो 5 का भाग देने के लिए क्या करते हैं, पहली संख्या को दुगुनी कर देते हैं, कितने हो गए 14, 5, 2, और फिर क्या करते हैं, एक संख्या छोड़कर पॉइंट लगा देंगे, कितना आ गया 25.4% की वृद्धि हुई है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी आपका सही आंसर। क्लियर है दोस्तों। तो किसी भी नंबर के अंदर जब आप 5 का भाग दो तो उसको क्या करना है, पहले डबल करना है और उसको क्या करना है, फिर एक संख्या उठा के पॉइंट लगा देना, एक छोड़कर, हटाना नहीं है। तो एक संख्या छोड़कर, एक नंबर छोड़कर क्या करना है, आपको पॉइंट लगाना है। और यदि आपको किसी संख्या को 5 से मल्टीपल करना हो तो क्या करना है, जैसे मुझे 58 को 5 से मल्टीपल करना है, तो क्या करेंगे, पहले इसको डिवाइड कर दो, कितनी बार गया 29 बार, और एक 0 लगा दो, ये मल्टीपल कर सकते हो। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, सवाल में आपको दे रखा है कि अमित और दीक्षा ने मिलकर एक व्यवसाय में 15,700 का निवेश किया। वर्ष के अंत में 6,000 के कुल लाभ में अमित का हिस्सा 2100 था, तो अमित का निवेश कितना था, ये आपको बताना है। तो यदि आपने इससे पहले वाली क्लास ध्यान से देखी है तो उस क्लास में मैंने बताया था कि अगर समय सेम हो तो जब हम व्यवसाय के अंदर जितने का जिस रेशो में निवेश करते हैं तो उसी रेशो के अंदर हमें प्रॉफिट मिलता है, जब समय क्या हो, सेम हो, समान हो। तो यहां समय क्या है, समान है, तो यहां हमें क्या दे रखा है, एक का हमें क्या दे रखा है, टोटल तो प्रॉफिट दे रखा है, और एक का क्या दे रखा है, प्रॉफिट दे रखा है, तो दो से प्रॉफिट निकाल लेंगे। और पूछा क्या है, निवेश पूछा है अमित का, तो जो ये अमित है, ये अमित आ गया, और दूसरा कौन है, दीक्षा। तो अमित का हिस्सा कितना है, 2100 है। अमित का हिस्सा 2100 का है, तो दीक्षा का कितना हुआ, 600 में से 6,000 में से 2100 गया तो 3900 का, कैंसिल कर दो 300 से, ये आ गया 7:13। ठीक है, तो 7:13 ये क्या है, प्रॉफिट का रेशो आया है, लेकिन समय बराबर है तो निवेश का रेशो भी यही होगा। तो टोटल कितना होगा, 7 और 13 कितने हो गए अपने पास, 20। 20 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 15,700। एक की वैल्यू कितनी हो गई, काट दी, एक की वैल्यू हो जाएगी 7, 8 और 5, 785 हो गई। ठीक है, तो यहाँ अमित का निवेश पूछा है, अमित, अमित मतलब एक, तो अमित का निवेश पूछा है, तो क्या करेंगे, 7 से मल्टीपल कर देंगे। 7 से मल्टीपल करेंगे तो यूनिट डिजिट 5 होनी चाहिए, होनी चाहिए कि नहीं चाहिए, तो ये ऑप्शन कैंसिल हो जाएंगे। लेकिन क्या करते हैं, यहाँ पे छोटी संख्या तो मल्टीपल ही कर लेते हैं, 7×5 = 35, 3 बचा, 7, 8 और 56, और 3 कितने हो गए 59, 5 बचा, 7, 7 49, कितने हो गए 54,
5495 हो गए। कितने हो गए? 5495। तो आंसर आ गया अपना 5495। ठीक है, तो जो अमित का निवेश था वो 5495 का था। क्लियर है दोस्तों? आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके पास क्या है? ब्याज का, इंटरेस्ट का। क्वेश्चन में दे रखा है कि 19 फरवरी 2024 से 20 अप्रैल 2024 तक की अवधि के लिए 6% वार्षिक ब्याज की दर पर 4000 पर साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। 4000 पर क्या निकालना है? साधारण ब्याज निकालना है। ठीक है, निकालते हैं। कैसे निकालना है? हमें दे रखा कि 19 फरवरी से स्टार्ट है, तो 19 फरवरी से स्टार्ट है, तो फरवरी क्या है? 2024 की है, तो फरवरी क्या होगी? 29 दिन की होगी। कितने दिन की होगी? तो 19 से आप 29 तक जाओगे तो कितने हो गए आपके पास? 11 दिन हो गए। ठीक है, आगे बढ़े। प्लस फरवरी से अपन क्या गए? मार्च में गए। फरवरी, मार्च, मार्च कितने दिन का? 31 दिन का। फिर क्या गए? अप्रैल में गए। लेकिन अप्रैल तो 20 अप्रैल तक ही दे रखा है। तो कुछ लोग यहां पर क्या गलती करेंगे? यहां पर 20 लिख देंगे, लेकिन आपको क्या करना है? यहां पे 20 नहीं लिखना। क्या करना है? 20 नहीं लिखना। क्यों? क्योंकि 20वें तक जो 20वां दिन है, 20 अप्रैल का, अप्रैल का जो 20वां दिन है, उस दिन तो राशि वापस मिल जाएगी, तो उस दिन का तो ब्याज लगेगा ही नहीं। तो क्या हो जाएगा? 19। तो कितना हो गया अपने पास? 30 30 61, टोटल 61 दिन हो गए। कितने हो गए? 61 दिन। अरे यहाँ पे 224 लीप ईयर है, तो टोटल दिन कितने हो गए? 366 भाग 61 का देंगे, 61 में देंगे, तो कितना हो गया? ये काट दिया। ये हो गया अपने पास समय 1/6। तो समय अपने पास क्या आ गया? 1/6 आ गया। तो इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं? इंटरेस्ट इक्वल होता है टाइम इंटू रेट इंटू जो अपने पास अमाउंट है उसमें भाग देंगे 100 का। ये होता है, क्या होता है अपने पास? इंटरेस्ट होता है। तो समय अपने पास आएगा, रेट कितनी है? 6 होती है, और अमाउंट को 100 का भाग देंगे, कितना आ गया? 40। 6 से 6 कैंसिल, इक्वल क्या हो गया? 40 हो गया। तो अपना आंसर क्या आ गया? 40 आ गया। जो इंटरेस्ट और 40 है, बी ऑप्शन आपका सही आंसर है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, पेन चेंज कर लेते हैं। आगे आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि एक खिलौना है जो कि एक अर्धगोले पर अध्यारोपित शंकु के आकार का है और दोनों की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। यदि शंक्वाकार भाग का आयतन अर्धगोलाकार भाग के आयतन के बराबर है तो खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई कितनी है, यह आपको बताना है। जैसे आप क्वेश्चन देखोगे, आंसर क्या आ जाएगा आपका? 21 आ जाना चाहिए। क्यों आ जाना चाहिए वो मैं अभी बताता हूं आपको। एक अर्धगोला है, 21 नहीं आना चाहिए। एक मिनट, एक मिनट, गलती हो गई। क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक खिलौना है जो कि एक अर्धगोले पर अध्यारोपित शंकु के आकार का है। अर्धगोला, जैसे मान लो ये अपने पास अर्धगोला है और ये ऐसे बन गया, ये अर्धगोला है, इसकी त्रिज्या ये है। ठीक है, शंकु के आकार का है, तो इसमें एक एक शंकु है वो ऐसे रखा हुआ है। ठीक है, ये शंकु है, इसकी हाइट, ये हाइट है। ठीक है, और दोनों की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। दोनों की त्रिज्या क्या हो गई? 7 सेंटीमीटर हो गई। यदि शंक्वाकार भाग का आयतन अर्धगोलाकार भाग के आयतन के बराबर है तो खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई बतानी है। तो शंक्वाकार भाग का आयतन क्या होता है? अर्धगोले का आयतन पहले 2/3 पाई आर क्यूब इक्वल क्या है? शंक्वाकार भाग का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और क्या दे रखा है? दोनों की त्रिज्या में सेम दे रखी है। दोनों की त्रिज्या सेम दे रखी है। पाई आर से ये पाई आर, तो ये अपने पास एक आर बचा। 3 से 3 कैंसिल है। ठीक है,
आर कितना है 7, तो 7 दूनी 14 इक्वल क्या हो गई, हाइट हो गई। जो शंक्वाकार भाग है उसकी हाइट 14 है, और यहाँ पे जो दे रखा है इसकी हाइट क्या हो जाएगी, जो इसकी त्रिज्या होगी 7 और ये क्या होगी 14। तो खिलौने की टोटल ऊंचाई कितनी हो गई, 21 हो गई है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, क्या ये चीज़ आपके समझ में आ गई है? अगर समझ आ गई है तो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने, सवाल में आपको दे रखा है कि एक वर्गाकार खेत पर 15 रुपए पर मीटर की दर से बाड़ लगाने की लागत 18,000 है, तो उसी खेत पर 11,000 रुपए और 11 रुपए प्रति 100 मीटर की दर से बाड़ लगाने की लागत क्या होगी, आपको पता। जैसे ही आपको क्वेश्चन में 11 दिखा तो ऑप्शन में भी 11 दिखना चाहिए। ऑप्शन में 11 ए पे ही दिख रहा है और तो दिख ही नहीं रहा, तो ए आंसर है। वो कैसे है मैं बताता हूं। आपको 15 रुपए पर मीटर की दर से बाड़ लगाने की लागत कितनी दे रखी है, 18,000 दे रखी है। 18,000 दे रखी है, तो खेत कितने मीटर का है, टोटल कितने मीटर बाड़ लगाए अपन ने, 18,000 बटे 15, 15 का भाग दिया, कितनी बार दिया, 15 का अपन ने भाग दिया तो कितनी बार गया, ये गया 1200, क्या हो गया 1200। तो जो बाढ़ लगी थी टोटल वो 1200 मीटर लगी थी, लेकिन क्वेश्चन में क्या दे रखा है, जो 11 रुपए है वो 100 मीटर है, उसी क्या है 11 रुपए है, तो 1 मीटर की क्या होगी 11 बटे 100। ठीक, तो मल्टीपल कर लेते हैं, 11 बटे 100, 100 से 100 कैंसिल, 12 से मल्टीपल किया 132। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन का देखते ही आंसर दे सकते हो। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। सवाल में आपको दे रखा है कि 160 मीटर और 140 मीटर लंबी दो ट्रेनें क्रमशः 100 किलोमीटर पर आवर और 130 किलोमीटर पर आवर की चाल से एक ही दिशा में चल रही है। पीछे से आ रही तेज चाल वाली ट्रेन दूसरी ट्रेन को पूर्ण रूप से पार करने में कितना समय लेगी, ये आपको बताना है, वो भी मिनटों के अंदर बताना है। तो मैंने इससे पहले वाली क्लास में बताया था कि जब ट्रेनों का क्वेश्चन आए तो आपको कैसे सोल्व करना, जब समान दिशा में चले तो आपको क्या करना है, उनकी चालों को घटा देना है, और विपरीत दिशा में चले तो उनकी चालों को क्या कर देना है, ऐड कर देना। तो यहाँ पे समान दिशा में चल रही है तो समान दिशा में इनकी स्पीड क्या हो जाएगी, इनकी स्पीड हो जाएगी अपने पास स्पीड 30 इंटू 5/18, 18 से काटा 5 बार क्या हो गया 25/3 मीटर पर सेकंड हो गई है। और जो कितनी डिस्टेंस तय करेगी वो दोनों की लंबाई की इक्वल करेगी, तो कितनी हो गई 300, 300 बटे ये डिस्टेंस हो गई बटे क्या है स्पीड, स्पीड कितनी हो गई 25, 3 ऊपर चला गया, 25 का भाग देंगे, कितनी बार गया एक बार और ये 2 बार, भाग दिया 36। ये क्या हो 36 सेकंड के अंदर पार कर जाएगी, लेकिन हमें ऑप्शन में 36 सेकंड नहीं दे रखी, मिनटों में पूछा है तो 60 का भाग देंगे, 6 से 6 बार 1 जीरो लगेगी, पॉइंट बराबर कितने हो गए 0.36, तो 0.36 मिनट के अंदर वो एक दूसरे को पार कर जाएगी। क्लियर है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, ये इस क्लास का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। क्या है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। तो एक समबाहु त्रिभुज की भुजा एक वर्ग की भुजा के बराबर है। जो एक समबाहु त्रिभुज है उसकी भुजा एक वर्ग की भुजा के बराबर है, तो समबाहु त्रिभुज की परित्रिज्या और वर्ग की अंतः त्रिज्या का अनुपात क्या होगा, ये आपको बताना है। इसको शॉर्ट तरीके से भी कर सकते हो अगर ये आपको याद है, और ये इसे डिटेल में भी कर सकते हो। मैं एक बार आपको डिटेल में करना सिखा देता हूँ। डिटेल में कैसे करते हैं, ये अपने पास एक वर्ग है और इसकी भुजा के बराबर एक समबाहु त्रिभुज है, तो उसको क्या करते हैं इसी के ऊपर बना लेते हैं, ये त्रिभुज बन गया। ठीक है, अगर इसकी भुजा इसकी लंबाई ए है, इसकी भी ए है, इसकी भी ए है, तो ये भी ए रहेगी। अगर ये ए है तो ये भी ए रहेगा और ये भी ए रहेगा। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज की परित्रिज्या और वर्ग की अंतः त्रिज्या, तो वर्ग की अंतः त्रिज्या क्या होगी, क्योंकि अंदर ही वर्त बनेगा, क्या करेगा अंदर ही वर्त बनेगा। वर्त थोड़ा सही नहीं बन रहा है लेकिन आप समझ जाओ, अंदर ही वर्त बनेगा और उसकी जो व्यास है
इसकी भुजा के इक्वल होगा, तो इसकी अंतर त्रिज्या क्या हो जाएगी, a बटे 2 हो जाएगी। तो अंतर त्रिज्या अपने पास क्या आ गई, a बटे 2। ठीक है। और समबाहु त्रिभुज की परित्रिज्या, एक बार पेन चेंज कर लेते हैं। जो समबाहु त्रिभुज है उसकी परित्रिज्या, इसकी परित्रिज्या कैसे निकालेंगे, परित्रिज्या निकालने के लिए, क्योंकि ये जो त्रिभुज है, जो सर्किल है वो ऐसे बनेगा। ठीक है। और परित्रिज्या निकालने के लिए क्या करेंगे, ये उसकी परित्रिज्या होगी, ये वाली बीच। तो ये वाली बीच वाली संख्या कैसे निकालते हैं, वो ये बीच वाला नंबर कैसे निकालते हैं वो हम भी बताते हैं आपको। इस क्वेश्चन में देखिए, पहले इसकी हाइट निकालते हैं, और जो ये है ये परित्रिज्या केंद्र है, परिकेंद्र है। यहाँ पे जो एक हिस्सा है इसके इक्वल हो, ये 2 हिस्से रहेंगे। अगर ये 1 है तो ये क्या रहेंगे, 2 रहेंगे। अगर ये 2 है तो ये क्या रहेंगे, 4 रहेंगे। ठीक है। तो पहले ये निकालेंगे। ये कैसे निकालेंगे, कोई भी त्रिभुज अपने पास, समबाहु त्रिभुज, ये आ गया समबाहु त्रिभुज, इसकी भुजा ए और ए है, तो ये बीच में जाएगी, तो ये क्या हो जाएगी, a बटे 2। तो ये कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, a स्क्वायर माइनस क्या है, a स्क्वायर बटे 4 इक्वल क्या होगा, h स्क्वायर। तो इसको निकालने क्या हो जाएगा, 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बटे 4 बराबर h स्क्वायर, या इधर लिख सकते हैं 3a स्क्वायर बटे 4। इसको कैंसिल कर देंगे तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी, अपने पास आ जाएगी √3 a बटे 2, √3a बटे 2 आ जाएगी। क्या आ जाएगी, √3a बटे 2। ये क्या आ गई है, हाइट आ गई है। लेकिन इसमें क्या करेंगे, इसके पहले 3 टुकड़े करने होंगे हमें। ये अगर 1 है तो ये 2 टुकड़ों के बराबर है, तो इसके 3 टुकड़े करने पड़ेंगे। तो अपन ने क्या किए, यहाँ पे √3a बटे 2, इसके भाग देंगे, 3 टुकड़े करेंगे और निकलेगा कैसे, यहां तक है, यहां से तो ये 2 के इक्वल है, तो इसे 2 से मल्टीपल कर देंगे, 2 से मल्टीपल किया, ये तो क्या आ गया अपने पास, a बटे √3। a बटे क्या होता है, √3 होता है। ठीक है। तो क्वेश्चन को कैसे सोल्व करता है, क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि समबाहु त्रिभुज की परित्रिज्या कितनी आ गई अपने पास, परित्रिज्या a बटे √3 रेशो a बटे 2। तो a से 1 कैंसिल, रेशो क्या है, 2/√3। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2/√3, ऑप्शन सी है। और आपको क्या करना है, आपको डायरेक्ट निकालने के लिए क्या करना है, जो समबाहु त्रिभुज है उसकी जो अंतर त्रिज्या है, वो परित्रिज्या है, उसका रेशो याद कर लेना है। क्या रेशो रहेगा, उसकी वैल्यू याद कर लेना, a बटे जो भुजा है, भुजा बटे √3 होता है। जो समबाहु त्रिभुज है उसकी परित्रिज्या का मान भुजा बटा √3 होता है। क्या होता है, भुजा बटा √3 होता है। ठीक है, क्लियर है, क्या ये चीज आपको क्लियर है। और जो अंतर त्रिज्या होती है, अंतर त्रिज्या के लिए क्या करते हैं, भुजा a बटे 2√3, ये क्या होती है, समबाहु त्रिभुज की अंतर त्रिज्या होती है, भुजा बटा 2√3, और परित्रिज्या होती है भुजा बटे √3। क्लियर है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब इस जो ये वाली क्लास है उसका क्या है, ये लास्ट सवाल है, अंतिम सवाल है इस क्लास का। तो इस क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन में आपको दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 25 में दे रखा है कि A और B मिलकर एक काम 6 दिनों में कर सकते हैं। A प्लस B मिलकर किसी काम को क्या कर सकते हैं, 6 दिनों में। B अकेला उस काम को 15 दिन में कर सकता है, तो A अकेला उस काम के 2 गुने को कितने समय में करेगा, ये आपको बताना है। क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे 30। तो A 6 दिन में कर सकते हैं, तो 1 दिन में कितना काम करेंगे, 6 का भाग देंगे 30 में 5, और B 15 दिन में कर सकता है, तो 1 दिन में 2 करेगा।
ठीक है। बी 2 कर रहा है और ए प्लस बी 5 कर रहे हैं, तो ए कितना करेगा? 3 करेगा। और क्या पूछा क्वेश्चन में? दुगना, 3 इंटू 2 बटे 3, कितना गया? 20 दिन। तो ए अकेला उस काम के 2 गुने को 20 दिन में कंप्लीट कर दे। क्लियर है? क्या आप लोगों को ये चीजें समझ में आ गई है? तो आज की क्लास में हमने जो ग्रुप डी की जो 27 नवंबर की सेकंड शिफ्ट थी, उसके अंदर जो 25 सवाल मैथ के पूछे गए थे उनका सॉल्यूशन किया है। तो आज के सभी प्रश्नों में आपका स्कोर कितना रहा कमेंट में जरूर बताइए। अगली शिफ्ट के प्रश्न भी इसी चैनल पर मिलेंगे, इसलिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब मिलते हैं अगली क्लास में इसी उत्साह के साथ। धन्यवाद।